Let's begin with our ASK class. We were doing chapter 8, 9618. Let me open the good notes. Note should be good. एक मैसेज जो मैं सबके साथ पहले डिस्कस करना चाहूँगा, और ये मैसेज हमारे एक बहुत अच्छे यहीं ब्रिज के ऊपर टीचर है मैथ्स के, वो ये बात अपने स्टूडेंट्स को कहा करता है। वही बात मैंने खुद पर भी अप्लाई की। वही अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहा करते हैं कि बच्चों, आप जब कभी जुमा प्रेयर के लिए जाते हो या किसी भी, मे बी इफ यू बिलोंग टू सम एनी अदर फैक्ट और रिलीजन, अगर आप लेट्स सपोज अपने चर्च में जाते हो या मंदिर में जाते हो, अपने किसी स्कॉलर को सुनते हो, ठीक है, और लेट्स सपोज जैसे हमने फ्राइडे को सुना, किसी ने लास्ट संडे को सुना, ठीक है, अपने स्कॉलर को बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया। क्या तुम लास्ट टाइम जुमा पे गए थे? जुमा प्रेयर पे गए थे तुम? मैं भी गया था। तो मुझे क्या कोई अल्फाज याद है कि यार स्कॉलर क्या कह रहे थे, किस टॉपिक पे बात हो रही थी, या उन्होंने क्या क्या बातें की थी? डू वी रिमेंबर दैट? वी कांट इवन रिमेंबर दैट। द प्रॉब्लम इज दिस। अच्छा, यहाँ पे उस सर की बात खत्म होगी। सर अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई बेटा, अगर आपको एक जुमा प्रेयर के अंदर एक खुतबा याद नहीं है, तो हाउ यू कैन रिमेंबर द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड अ मंथ बिफोर? टीचर ने एक महीना पहले जो तुम्हें क्लास में खड़े होके एक स्कॉलर की तरह ही तुम्हें सुनाई ना बातें, तुमने टीचर को सुनी, सुनकर नहीं आता। यू हैव टू सॉल्व, प्रैक्टिस द पास्ट पेपर्स। तो मैंने उसके अंदर अपने कुछ जो है वो अल्फाज ऐड इस तरह से किए हुए हैं कि व्हाट इफ कि अगर आप उसी जुमा प्रेयर पे या चर्च में या अपने कैथेड्रल के अंदर किसी भी जगह पे बैठे हुए हो और स्कॉलर के सामने आप नोट डाउन कर रहे हो चीज़ों को, अगर वो कुछ कह रहे हो उसको लिख रहे हो अपने हाथ से, और घर आने के बाद आपने जो स्कॉलर की स्पीच थी उसको अपने दोस्त के साथ डिस्कस किया, अपनी मदर के साथ डिस्कस किया, या अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, अपने कलीग के साथ डिस्कस किया, probably you will going to remember the message, isn't it? तो भाई जो भी क्लास होती है ना, किसी भी सब्जेक्ट की तुम क्लास पढ़ते हो, उसको उसी डेट के अंदर, शाम में, रात में, 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर दोबारा रिकैप करते हो, दोबारा देखते हो, दोबारा पढ़ते हो, लिखते हो, यू विल ओनली देन गोइंग टू रिमेंबर। एल्सवाइज वो चीज़ें आएंगी और निकल जाएंगी, आएंगी और दिमाग से निकल जाएंगी। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, चलें जी, ये वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इन प्रीवियस क्लास वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है, एंड आई रिमेंबर कि आई टॉक्ड अबाउट समथिंग, लास्ट में हमने एक बात की थी ग्रुप बाय की, इफ यू रिमेंबर, और ग्रुप बाय का मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। एनी केस, कंटिन्यू करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर के अलावा बाकी जो DML, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, SQL के अंदर DML का पार्ट है। तो हम DML की बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बाकी हम कोड को जो है वो सॉल्व करते हैं। चले जाए। सो वी हैव सम मोर क्यूरीज लाइक इंसर्ट इनटू वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या है? इंसर्ट इनटू वैल्यूज का मतलब यह है कि आप डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे हो। अच्छा, रादर बोरिंग यू हेयर, मैं क्या करूंगा कि तुम लोगों की जो वर्कबुक है वो ओपन कर लूंगा अपने पास, और तुम लोगों को वहीं से करवाऊंगा। चैप्टर 8 के अंदर आप लोगों के पास बेटा हार्ड कॉपी भी होगी। जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी नहीं है उनके साथ मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर की हुई है, और इसके अंदर I'm going to take you to a क्वेश्चन जहां से मैं आपको लाइव वहीं पे समझा दूंगा और वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, दिस इज द वन। देखो पेज नंबर 360 पे चेक करो। Javier owns many shops that sells कार वाला। पेज नंबर बताओ कौन सा? 116। ओके, अब बेटा जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी है उनके पास पेज नंबर 116, 116, ये दूसरा 115। ओके, 115 या 116 का ऊपर क्वेश्चन होगा। वो बच्चे के जिनके पास किसी किस्म के कोई रिसोर्सेज नहीं है उनको मैं बता देता हूँ बेटा, ये 9618 पेपर 1 का वेरिएंट 1, अक्टूबर नवंबर
उसका ये 21 का क्वेश्चन है, ठीक है, देयर यू गो। इस तरह से भी क्रॉस चेक कर लिया करो। एनी केस, इफ यू पीपल विल बी नीडिंग दीज रिसोर्सेज, तो सारे के सारे मेरी वेबसाइट पे भी रखे हुए हैं, bandesha.com पे। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन को हमने यहां तक रिजॉल्व कर लिया था, ठीक है, इसका हमने सी पार्ट कर लिया था और रिकॉर्ड करके हमने उस पर रखा हुआ भी है। सिलेक्ट काउंट किसको करना था, फ्रॉम किस में से करना था, ग्रुप बाय क्या लिखना था, और ग्रुप बाय का मतलब क्या था, मैं करके बता दूं, मैं जल्दी से करके बता देता हूँ। हावेयर यूज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL and data manipulation language statements to his database. Complete the following DML statement to return the number of cars. आपको बेटा रिटर्न करना है, रिटर्न नंबर ऑफ कार्स। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, ये वाला। फॉर द सेल इन ईच शॉप, इस क्वेश्चन को जरूर कनेक्ट कीजिएगा जो प्रीवियस लेक्चर है उसके साथ, उसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। बेटा आपको सिलेक्ट क्या करना है, काउंट, सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना। इससे पहले जो तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ना, वो तुम लोगों ने किए हैं इस तरह के सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाले, उसमें सिलेक्ट काउंट, सिलेक्ट एवरेज, सिलेक्ट सम, ये चीजें नहीं थी। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट काउंट, काउंट करना है, काउंट करके बताना है कि कितनी गाड़ियां थी, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स बतानी है जो सेल के लिए रखी हुई है ईच शॉप या ईच शोरूम के ऊपर, ठीक है। हावियर के पास मोर देन 1 शॉप्स हैं, हर शॉप के ऊपर नंबर ऑफ कार्स रखी हुई है। तो आपका जब ये प्रोग्राम चले तो वो बताए कि जी शॉप 1 पे 15 कार्स है, लेट्स सपोज, शॉप 2 पे 30 कार्स है, शॉप 3 पे 18 कार्स है, वो काउंट करके बताए। अच्छा, गाड़ी को काउंट कैसे करोगे, गाड़ी इंडिविजुअली कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो सिलेक्ट काउंट, आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं, ये तुमने बहुत अच्छी बात की कि डॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम, एक या 2 टेबल हो सकते हैं, शॉप आईडी। अगर शॉप आईडी हमें उसी टेबल में मिल गया जहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो फिर हमें डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हमें जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए हो, जिन कॉलम्स पे, जिन एट्रीब्यूट्स पे आप कंडीशन लगा रहे हो, या जिन एट्रीब्यूट्स से कॉलम्स को आपको शो करना हो, अगर वो सारी चीजें आपको एक ही टेबल में मिल जाए तो आपको डॉट नहीं लगाना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, शॉप आईडी, ये दोनों तुम्हें कहाँ मिल गए, यस 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 यस, रजिस्ट्रेशन नंबर और शॉप आईडी दोनों में एक ही टेबल कार में मिल गए। यहां पे वो फिलहाल सिर्फ कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्स बताओ, साथ में नहीं, नंबर ऑफ कार्स ईच शॉप में जो रखी हुई है वो बताओ। खैर सर, तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी है, ये कॉमा लगाकर होना चाहिए था, लेकिन उससे ब्रैकेट लगा के एक ही चीज लिखी हुई है। फिलहाल वो कह रहा है कि आपको बताना है कि हाउ मेनी कार्स आर बीइंग प्लेस्ड इन डिफरेंट शॉप्स फॉर सेल, आपको सिर्फ ये बताना। नंबर ऑफ कार्स कैसे पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से। सिलेक्ट काउंट, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिखा हुआ था पीछे, लेट मी चेक। बेटा ये देखो, मैं क्यों इस तरह से कर रहा हूं, ताकि आपकी भी चीज की प्रैक्टिस हो। जिस तरह से उसने लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही लिखोगे आप, मिला के लिखोगे, एन कैपिटल लिखोगे। फ्रॉम टेबल एक ही है हमारे पास, कार। इशारा बेटा कुछ ये समझ में आ रहा है, फौरन पूछ लेना मुझसे। फ्रॉम कार, बेटा यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय शॉप आईडी। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको लाइव करवाई थी, वो ऑर्डर्स वाला टेबल जो हमने किया था ऑनलाइन, जिसमें शिपर आईडी के साथ हमने ग्रुप बाय करके नंबर ऑफ कस्टमर्स बताया था कि हर एक शिपर के पास कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। सही, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। और मैलम भी सही कह रहा है कि यार अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद कॉमा लगा के, खैर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, अगर आप शॉप आईडी लिख दोगे ना तो ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा।
वो ये बताएगा कि हर एक शॉप आईडी के अंदर कितनी गाड़ी है। शॉप आईडी 1 के ऊपर 15 कार्स हैं, शॉप आईडी 2 के ऊपर 30 कार्स हैं, इस तरह से बताएगा। नहीं लिखेंगे तो खाली वो आपको बताएगा 15, 30, 24 इस तरह से करके बताएगा। मैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की वजह से ना जल्दी से तुम्हें वो वाली चीज करवा देता हूँ। अच्छा गाइस, इसमें मैं एक आपको चीज दोबारा करवा देता हूँ। बेटा यहाँ पे ये जो लिंक है W3 स्कूल SQL का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है मैडम। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर्स। मैडम इसको देख लो यार, ऑर्डर्स। बेटा ऑर्डर्स को मैंने क्लिक किया, हमारे पास टेबल आ गया। अच्छा यहाँ पे मैंने तुम लोगों को क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक हमने क्यूरी बनाई थी कि शिपर आईडीज यहाँ पे 1, 2 और 3 ही है बस। बेसिकली इस कंपनी के पास 3 ही शिपर्स हैं, शिपर नंबर 1, शिपर नंबर 2, शिपर नंबर 3। लेकिन इफ यू लुक तो शिपर जो 3 है, शिपर आईडी 3, उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं डिफरेंट। शिपर 1 के भी डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और शिपर 2 के भी डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। क्यूरी ये बन सकती है जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिफरेंट शिपर आईडीज हैं, हर एक शिपर आईडी, ईच शिपर आईडी के कितने कस्टमर्स हैं। शो रिटर्न नंबर ऑफ कस्टमर्स, number of customers that are being taken care by the shipper IDs। ठीक है, डिफरेंट शिपर आईडीज। जो डिफरेंट शिपर्स हैं वो किन किन कस्टमर्स को जो है वो अपना अपना सामान जो है वो डिलीवर कर रहा है। एक मैनुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी मैं आपको इसका एक पेज प्रिंट करके दे दूं, लेट्स सपोज इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 196। अगर मैं मैनुअल आपको बोलूं कि यार मुझे काउंट करके बताओ कि शिपर आईडी 1 के कितने कस्टमर हैं, शिपर आईडी 2 के कितने कस्टमर है, 3 के कितने कस्टमर है, तो तुम क्या करोगे, यार शिपर आईडी 3 का एक कस्टमर आ गया, ठीक है, काउंट करके तुम पेज पे लिख रहे हो। नीचे नीचे गए, शिपर आईडी का ये दूसरा कस्टमर आ गया, नीचे 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 गए, शिपर आईडी का ये तुम्हारा तीसरा कस्टमर आ गया। काउंट करते चले जाओगे, फिर 1 के लिए काउंट करोगे, फिर 2 के लिए काउंट करोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू शिपर आईडी तुम्हें कस्टमर्स बताना है। लेकिन आप क्यूरी किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, हमें चाहिए सिलेक्ट काउंट, काउंट करना है हमने किसको, कस्टमर्स को, नंबर ऑफ कस्टमर्स को। तो वो किससे पता चलेंगे, कस्टमर आईडी से पता चलेंगे, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम बेटा ऑर्डर्स है, ठीक है, ऑर्डर्स। और इसके अंदर वेयर बाय वाली कोई कंडीशन नहीं है, ग्रुप बाय शिपर आईडी सेमीकोलन। अब इसको मैं रन करता हूं तो ये मुझे आउटपुट बताएगा, टोटल नंबर काउंट करके बताएगा 54, 74, 68। अब पता नहीं चल रहा कि 54 किसके हैं, 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल वैलिड थी कि अक्लमंदी की बात यह है कि कॉमा लगा के यहां पे आप शिपर आईडी भी लिख दो और फिर रन करो। इट लुक्स मोर सोफिस्टिकेटेड कि शिपर आईडी 1 के इतने कस्टमर्स हैं, 2 के इतने कस्टमर्स हैं, 3 के इतने। नो डाउट उसको यहाँ पे काम करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो हमारा एक एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है, ऑन पेपर क्वेश्चन है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, कह रहा बस मुझे काउंट करके बता दो। अगर वो यहाँ पे कॉमा लगा देता बीच में बेटा, अगर कॉमा लगा हुआ होता तो फिर दो चीजों को लिखते। देखो अभी काउंट के आगे जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, उस ब्रैकेट के अंदर आप एक ही चीज लिख सकते हो। यहाँ कॉमा लगा हुआ होता, फिल द ब्लैंक बनी हुई होती, फिर लिखते आप। सही है ना, ओके। अशारब अब्दुल्ला बेटा समझ में आया ग्रुप बाय? चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। चले जी, अब हम जा रहे हैं अपनी अगली एसक्यूएल की कमांड की तरफ। वो ये कह रहा है हमें कि आपके पास एक टेबल कार ऑलरेडी बना हुआ है, उस टेबल कार के अंदर जो उसके डिफरेंट कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स के अंदर आपको डेटा ऐड करना है एक और गाड़ी का। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऐड करना है, ये मेक आपको ऐड करनी है, ये मॉडल आपको ऐड करना है, ये वाला, नंबर ऑफ माइल्स, शॉप आईडी, ये सारी वैल्यूज आपको ऐड करनी है। तो बेटा जब भी कभी वो बोलेगा कि आपको कुछ
वैल्यूज इंक्लूड करनी है, ऐड करनी है, तो बेटा आप कौन सी वाली क्यूरी लगाओगे? आप क्यूरी लगाओगे जनाब इंसर्ट वाली। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल के नाम के बाद उसके जो कॉलम या एट्रीब्यूट के नेम्स, ठीक है, फिर वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद वैल्यूज। तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू कार वैल्यूज, ठीक है, इंसर्ट इनटू कार वैल्यूज। सही है ना? मेक सेंस? चले जी, तो बेटा ये इंसर्ट इनटू था। इंसर्ट इनटू आप जो है, अच्छा ये देखो कार के सामने ना उसे ब्रैकेट लगा के कॉलम्स का नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कि जो पहली वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पहले वाले एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर होगी। ये देखो बेटा कार के ना एट्रीब्यूट्स हैं, मैं ऊपर दिखा देता हूँ दोबारा। ये कार वाले टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर है, दूसरा मेक है, तीसरा मॉडल है, नंबर ऑफ माइल्स है, और फिर शॉप आईडी है। तो जब आप वैल्यूज को ऐड करोगे ना, तो आपको उसी पैटर्न में ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहला वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मेक होगा, फिर मॉडल होगा, फिर उसका नंबर ऑफ माइल्स होगा, और फिर शॉप आईडी होगी। आपको उसी पैटर्न में डेटा डालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और भी है, अच्छी बात तो यह है कि जी आप यहां ब्रैकेट लगा के लिखें रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जब खुद से करो तो, ठीक है, बिल्कुल कॉमा लगा के फिर मेक, ठीक है, फिर कॉमा लगा के मॉडल, समझ गए ना? इस तरह से पूरा यूं करके लिखो, और फिर नीचे यूं लिखो। अच्छी बात है। एक तरीका और भी है, समटाइम क्या होता है कि यार आपको इंसर्ट इनटू करना होता है, टेबल के अंदर आपके पास लेट्स सपोज इस गाड़ी का जो है आपके पास इसके नंबर ऑफ माइल्स नहीं है, तो फिर तुम डेटा कैसे इनपुट करोगे? यहां पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, जीरो लिख दो, ठीक है, और जीरो को पीछे अपने पास लिख लो कि यार जीरो तो नहीं हो सकती, जीरो का मतलब होगा कि हमें पता नहीं है। यहाँ इस जगह पे अगर तुम्हें किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं आ रहा, बाकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट एंड, नल वैल्यू लिख दोगे, इस तरह से लिख दोगे, खाली नहीं छोड़ सकते आप, कॉमा लगा के इसको फिर, यस। ये जो आपने वो वैल्यूज लिखे उसकी जगह हम डेटा लिख सकते हैं? नहीं बेटा, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, दैट इज द कमांड इन एसक्यूएल डीएमएल। अच्छा सही। ठीक है, एक सवाल है। वो जो ब्रैकेट अंदर है, तो उसमें 10,500 के ऊपर डबल कोट, क्योंकि वो इंटीजर डेटा होगा इस वजह से, जो स्ट्रिंग या वारचार डेटा होता है उसके ऊपर डबल कोट्स आता है, इंटीजर रियल डेटा के ऊपर, बुलियन डेटा के ऊपर नहीं होता। सही है, गुड क्वेश्चन। चलो बेटा इंसर्ट इनटू भी तुम लोगों को समझ में आ गया। अब हम कुछ और कमांड्स को भी देखते हैं। इंसर्ट इनटू के अलावा हमारे पास अपडेट सेट वेयर की कमांड है। मैं देखता हूं अगर हमारे पास इसी बुकलेट के अंदर अपडेट है, नहीं तो फिर मुझे तुम्हें कहीं और से करवाना पड़ेगा। आ गया पेज नंबर, यार देखो पेज नंबर कौन सा वाला है? मई जून 24, पेपर 1 वेरिएंट 2, पेपर 1 वेरिएंट 2 मई जून 24, उसका क्वेश्चन नंबर है ये 4, उसका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज टू अपडेट एग्जाम क्वेश्चन एंड लिंक टू द फॉरेन की वगैरह। अच्छा ये तो हमें फॉरेन की ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा ये वो वाला अपडेट है, चलिए वो वाला अपडेट भी मैं आपको करवा देता हूँ। और हमारे पास क्या है और भी है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को हम शुरू से करते हैं आराम से, 3, 2, 1, ओके। An assessment board wants to store the marks students achieved in exams in a database named records. सही है, थोड़ा जूम कर दूं इसमें। Part of the database design includes these two tables. भाई मुझे कोई बताए कि इस एग्जाम टेबल की प्राइमरी की क्या है? एग्जाम आईडी, ठीक है। एग्जाम अंडरस्कोर क्वेश्चन की प्राइमरी की क्या है?
एग्जाम क्वेश्चन आईडी। अच्छा, क्या ये एग्जाम टेबल और एग्जाम क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड हैं? यस सर। अच्छा, प्राइमरी की पूछने वाले में रिपीट हो रही है। क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम आईडी उसकी प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की के तौर पे एग्जाम क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। आप पेपर वाले दिन भी अच्छे बच्चों की तरह ये स्टैटिक बना लोगे एग्जाम आईडी के ऊपर, इसका मतलब होता है ये फॉरेन की है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम टेबल और एग्जाम क्वेश्चन टेबल के अंदर वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि फॉरेन की वाली साइड मैनी की होती है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जाम एंड एग्जाम क्वेश्चन, वन टू मैनी। ठीक है, वन टू मैनी। अगर वो ये कहता है कि आप रिलेशनशिप बताएं एग्जाम क्वेश्चन और एग्जाम का, तो फिर आप कहते हैं मैनी टू वन। सही है, ओके। सैंपल डेटा फॉर द टेबल एग्जाम इज शोन बिलो। ये उसने सैंपल डेटा दिया हुआ है। कह रहा है ये मैंने वन वाला रिपीट कर दो। यार देखो, अगर यहाँ पे उसने बोला है कि एग्जाम और एग्जाम क्वेश्चन का रिलेशनशिप बताओ, तो वन टू मैनी, क्योंकि पहले एग्जाम का जिक्र हुआ। तो अगर वो कहता है कि आप हमें एग्जाम क्वेश्चन और एग्जाम का रिलेशनशिप बताओ, तो फिर आप कहते हैं मैनी टू वन, क्योंकि बात मैनी से शुरू हुई भी होती है ना, इस तरह से। ओके सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, तो अब कंटिन्यूएशन में चलने का, ठीक है, इसको कंटिन्यूएशन में लेके जाएंगे। बेटा ये जो कह रहा है ना कि आप एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज लिखें और डिफाइन करें टेबल एग्जाम को, टेबल को डिफाइन करें, बनाएं, तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की क्यूरी है। मैं आपको एसक्यूएल की क्यूरी से भी दिखा देता हूं। तो बेटा डेटा डेफिनेशन की क्यूरी, जब टेबल को आपको क्रिएट करना होगा, तो फिर ये क्रिएट टेबल वाली क्यूरी लगाओगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है नीचे, मैंने इसको जनरलाइज करके भी लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल। सही है, ओके। हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स के नाम, ठीक है, फिर उसके अंदर अगर प्राइमरी की फॉरेन की का चक्कर है तो उसका नाम, वगैरह वगैरह। सही है, इस तरह से पूरा करना पड़ेगा। बेटा इसका एक ही तरह का एक सेंटेक्स हमें वो सीखना है, क्रिएट टेबल एग्जाम। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्रिएट टेबल एग्जाम। ठीक है, बेटा देखो इस वाले सेंटेक्स को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम, फिर उसके एट्रीब्यूट के नेम्स, फिर प्राइमरी फॉरेन की का चक्कर। अच्छा, उसके अंदर बेटा सबसे पहला वाला एट्रीब्यूट क्या आ रहा है, एग्जाम आईडी। अच्छा, एग्जाम आईडी के इससे नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसके फिक्स डिजिट नजर आ रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज फिक्स आ रही हैं बिल्कुल। अच्छा देखो, ये डेटा वैसे इंटीजर है, लेकिन क्योंकि फिक्स डेटा आ रहा है और क्योंकि एग्जाम आईडी हमें पता है कि कौन सी वाली की है, ये प्राइमरी की भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एग्जाम आईडी को हम जब डिफाइन करेंगे एग्जाम आईडी, तो इसको हम कर देंगे एज अ varchar के तौर पे। बेटा सब बच्चों को varchar का पता है, varchar का मतलब वेरिएबल चार। बेसिकली जब भी किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास अल्फाबेटिक डेटा आ रहा होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट या नंबर्स आ रहा होता है, तो उसको varchar प्रेफर करते हैं। सही है, असूलन इसका डेटा इंटीजर होना चाहिए था, लेकिन बेटा varchar मैंने क्यों किया, आप varchar एक बार वापस एक्सप्लेन किया, ठीक है? varchar is string. Have you heard about string data? यस। When you put anything in double quotes. So SQL के अंदर string data को हम varchar कहते हैं। How about that? सही है? ओके। एग्जाम आईडी को हमने बेटा varchar इसलिए लिया क्योंकि ये 8 डिजिट का फिक्स हमें एक आईडी बनाना है, एक प्राइमरी की बनानी है। सो दैट्स वाई हम इसको varchar के तौर पे ले रहे हैं और इसका आगे साइज 8 फिक्स कर रहे हैं।
और क्योंकि ये प्राइमरी की बनेगी तो इसको हम नॉट नल भी लिखेंगे। नॉट नल एक वैलिडेशन चेक है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा फिल किया हो किसी आई डोंट नो किसी आईडी को क्रिएट कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का, या मे बी आप सोशल मीडिया की अपनी जो है वो कोई नया प्रोफाइल बना रहे हो, उस हम देखा होगा कुछ फील्ड्स के ऊपर रेड कलर का स्टैरिक लगा हुआ होता है, उनको खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये नॉट नल का मतलब ये है कि भाई इस एग्जाम आईडी को आप खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी कभी तुम क्या नया रिकॉर्ड डालोगे, एग्जाम आईडी तो पहले लाजमी डालोगे आप, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। सही है, नॉट नल, कॉमा लगाया, कॉमा लगाना जरूरी है बेटा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे लिखा हुआ है उसका, एस बड़ा है मेरे ख्याल में। सब्जेक्ट बेटा इसको भी वारचार करेंगे, इसमें तो है ही स्ट्रिंग डेटा, और अंदाजे से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैरेक्टर लेंथ का कंप्यूटर साइंस आ रहा है, बाकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो उससे छोटा ही है। आप एहतियातन इसको 20 कर दो, 20 25। अगर आप किसी बच्चे ने 15 लिखा तो गलत हो जाएगा, 16 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, 25 भी चलेगा, 30 भी चलेगा। किसी ने 10 लिख दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि उसने आपको सैंपल डेटा दे दिया, और सैंपल डेटा देने के बावजूद अगर आपने कोई छोटी वैल्यू लिखी तो वो गलत हो जाएगी। सही है बेटा, ये हो गया। उसके बाद लेवल आ गया, लेवल को आप इंटीजर दे दोगे। उसके बाद आपके पास आ गया टोटल मार्क्स, ठीक है, उसको भी आप दे दोगे इंटीजर। सॉरी मैं कॉमा लगाना भूल गया यार। बेटा ये सब कुछ हो गया। अब लास्ट में आपको लिखना है एग्जाम आईडी के बारे में बताना है कि प्राइमरी की, तो अब लास्ट में लिखोगे प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसको बना रहे हो आप, एग्जाम आईडी को, ठीक है। ओके, एवरीथिंग ओके। जैसे जब हम पाइथन वगैरह यूज करते हैं उस पर हम कोटेशंस और ब्रैकेट्स वगैरह यूज करते हैं, इसमें कब वो यूज होगा? यार एसक्यूएल के अंदर ये कॉमा और सेमीकोलन इज पार्ट ऑफ थिंग। मैडम एवरीथिंग इज ओके ना बेटा? चलो बेटा इसको फिर सुन लेना तुम, ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर ले लेना। अब्दुल्ला, आई थिंक यू वर आस्किंग मी क्वेश्चन। अशारिक अब्दुल्ला, हु इज दैट? ओके ओके। तो यार इसमें बहरहाल, अच्छा एक चीज मैं देखो भूल गया, तुमने अच्छा हुआ बोला तो मुझे याद आ गया। क्रिएट टेबल के बाद आप ये ब्रैकेट स्टार्ट भी करोगे यहाँ पर, तो ये चीजें पार्ट ऑफ द सिंटैक्स है। इसी तरह से जब तुमने क्रिएट टेबल अपना कंप्लीट कर लिया तो ये ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाओगे आप, पार्ट ऑफ द सिंटैक्स है। सही है, तो इट्स रियली गुड दैट यू फॉलो द रूल्स, बिकॉज बहरहाल ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर आपको सिंटैक्स का ख्याल रखना होता है। अगर नहीं रखोगे तो वो चलेगा नहीं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे देखो मैं सेमीकोलन लगा रहा था, अगर मैं नहीं लगाता शायद चल जाए, शायद ना चले, चल गया एनी हूँ। लेकिन ऑफ्टन समटाइम इट डज गिव एन एरर कि भाई मुझे सेमीकोलन चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो बेटा ये क्रिएट टेबल था, उसके नीचे ये क्रिएट टेबल अल्लाह का शुक्र हमने सीख लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस का। मैं जो है वो अब इसके बाद अगला वाला पार्ट भी बेटा आपको करवा देता हूँ, अपडेट वाला। उसमें वो कह रहा है कि the table exam question has been created but the foreign key has not been linked. Write an SQL script to update exam question and link the foreign key to exam. बेटा अब आप क्या कर रहे हो, फॉरेन की ऐड कर रहे हो, ये इंसर्ट इनटू नहीं होगा, ये अपडेट वाली क्यूरी नहीं होगी। ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था ना, ये वाली अपडेट वाली क्यूरी नहीं होगी। अब यहाँ पे तुम एक बने बनाए टेबल के अंदर फॉरेन की सेट करने के लिए जा रहे हो, ये डेटा को डिफाइन कर रहे हो आप, तो ये ऑल्टर टेबल वाली कमांड लगेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड डिलीट एक कमांड और भी होनी चाहिए, क्रिएट, यार कमाल है, होनी चाहिए थी ऊपर, मिस तो नहीं कर दी मैंने कहीं पे?
सर पर हमने एग्जाम क्वेश्चन ये रही, एग्जाम का बनाया ना टेबल, क्या बताऊं? ऊपर जो आपने एसक्यूएल लिखी है, क्वेरी लैंग्वेज जो क्वेरी लिखी है, हम्म, तो एग्जाम एग्जाम टेबल के लिए लिखी है ना, हाँ ये तो एग्जाम क्वेश्चन टेबल की बात हुई है। हाँ, ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये हो गया ना। तो ये जो ये बात है, इसके नीचे तो एग्जाम क्वेश्चन टेबल की बात होती है ना, हाँ, वही कह रहा है तो कि हमारे एग्जाम, ऊपर से वही लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है कि एग्जाम क्वेश्चन टेबल बना हुआ है, उसमें फॉरेन की सेट नहीं हुई हुई। तो अब आप क्या करोगे? आप करोगे ऑल्टर टेबल एग्जाम क्वेश्चन, फॉरेन की बनाना भूल गया होगा ना उससे, जब क्रिएट टेबल किया होगा तो प्राइमरी की सेट कर दी होगी, फॉरेन नहीं की होगी। ठीक है, ऐड फॉरेन की स्पेलिंग सही है ना? फॉरेन की, फॉरेन की किसको रखना चाह रहे हैं हम? एग्जाम आईडी। एग्जाम आईडी, फॉरेन की टू एग्जाम। देख लेते हैं ना ऊपर जाके, तभी तो समझते में हमें टेबल दिया, एग्जाम आईडी है ना यार। कैसा, हमने ऊपर जाके देख लिया, एग्जाम आईडी, एग्जाम आईडी, फॉरेन की आपने एग्जाम आईडी ऐड कर दी एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये रेफरेंस किसको करेगी? रेफरेंसेस, जिस टेबल को रेफरेंस कर रही है उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। ये बेसिकली जो ये फॉरेन की तुम यहाँ पे ऐड कर रहे हो एग्जाम आईडी, रेफर किसको कर रही है पीछे? किस एग्जाम टेबल को कर रही है। तो ये तुम लिखोगे यहाँ पे रेफरेंसेस एग्जाम। तो इस तरह से आप फॉरेन की ऐड कर सकते हो। बाद में ऑल्टर टेबल करके आपने ऐड क्या कर दी फॉरेन की? एग्जाम आईडी, रेफरेंसेस एग्जाम। सही है, चलिए। मुझे इसके अंदर एक चीज लग रही है, क्योंकि इसमें कभी कभी ना हम जिक्र करते हैं उस टेबल का भी जिस टेबल को हम ऐड कर रहे होते हैं। मैं जस्ट लेट मी हैव अ लुक, दिस इज मई जून 24 पेपर 1 वेरिएंट 2, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन मैं इसको जल्दी से यहाँ पे देख भी लेता हूँ। टीचर स्पोर्ट्स साइट के ऊपर जाके मई जून 24 था ना, वेरिएंट कौन सा था? ओके, और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्या भाई आज इनका सर्वर स्लो क्यों चल रहा? कैम्ब्रिज वालों का। पता नहीं, यानी गैस यार, वैसे इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको डबल कंफर्म कर लूं, क्योंकि सम टाइम दे हैव दिस हैबिट कि वो दोनों टेबल का नाम लिखते हैं, जिस टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं, जिस टेबल को कनेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा आज हमने क्रिएट टेबल वाली क्यूरी कर ली। क्रिएट टेबल के ऊपर बहुत सारा गेम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपके पास इस बुकलेट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें क्रिएट टेबल का। ठीक है, ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द टेबल परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस टेबल को जब बनाओगे ना, उसमें देखो परफॉर्मेंस आईडी भी है, शो आईडी भी है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ लेकिन समझा के दे रहा हूँ। उसी के अगला वाला क्वेश्चन है बेटा, उसी का अगला वाला वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें 3 टेबल है, शो, सीड और परफॉर्मेंस। और ये देखो जो परफॉर्मेंस है ना, उसके अंदर कितनी फॉरेन कीज है? एक ही है शो आईडी। अच्छा, परफॉर्मेंस आईडी तो नहीं है ना, वो उसकी प्राइमरी की है।
इसका मतलब परफॉर्मेंस जो है वो शो टेबल के साथ कनेक्टेड है। इस तरफ फॉरेन है तो यूं बनेगा। सी टेबल किसके साथ कनेक्टेड है? परफॉर्मेंस इन शो। सीट नंबर, रो नंबर, सीट आईडी, शो आईडी। शो आईडी कहीं और पे नजर आ रहा है नीचे यहाँ पे किसी जगह पे? परफॉर्मेंस के अंदर शो आईडी। अच्छा ठीक है। सीट किसी के साथ कनेक्टेड है? चले एनी केस नहीं है तो खैर हो। हमने स्ट्रक्चर क्यूरी लिखा, परफॉर्मेंस बनाया, राइट दिया एसक्यूएल स्क्रिप्ट। बेटा इसको जब आप इसको क्रिएट कर रहे होगे ना परफॉर्मेंस को, तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि परफॉर्मेंस के अंदर आपको प्राइमरी की वाली कमांड भी लगाओगे और फॉरेन की वाली कमांड भी लगाओगे। फॉरेन की, ठीक है, शो आईडी, रेफरेंसेस, शो, तो ये भी पूरा लिखोगे आप। तो इसी वजह से जब पूरा लिखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, तो वो भी लिखोगे। अच्छा ये वाला पार्ट बेटा खुद कीजिएगा। Write an SQL script to return the number of times each show is scheduled, for example, in the tape. अच्छा, the result needs to be include the show time. अच्छा बेटा इसको किस तरह से लिखोगे? Return the number of times each show is scheduled. नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये है कि बेटा अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट काउंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्ट काउंट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि द शो दैट इज स्केड्यूल्ड, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आप जो है वो क्या करोगे? सिलेक्ट काउंट लगाओगे, फ्रॉम टेबल का नाम लिखोगे और उसके बाद ग्रुप बाय भी करोगे। तो बेटा ये दोनों चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसको समझ के कीजिएगा। क्रिएट टेबल खुद बनाइएगा। ग्रुप बाय हमने आज दूसरी क्लास में दोबारा एक बार फिर गो थ्रू कर लिया, इसको क्रिटिकली देखिएगा। इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि यार ये 2 टेबल्स में से डेटा रेफर होकर आ रहा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम आपको ये भी बताना है कि कितनी दफा शो जो है वो स्केड्यूल्ड हुआ है, और आपको शो की आईडी भी पता होनी चाहिए और वो कितनी दफा, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। And the result needs to include show name and suitable field name for the number of times is scheduled. शो का नेम भी इंक्लूड होगा, उसको केयरफुली कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, मजे का क्वेश्चन है।